बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को उर्दू का एक सिलेबस बता दिया और समराइज कर दिया कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें जो है वो टॉप प्रियॉरिटी पे रखनी है अपने पेपर के लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये ना सिर्फ पीएफ कॉलेज सरगोदा के लिए बल्कि तमाम कैडेट कॉलेजेस के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। इंग्लिश में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो होगा एसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में ज्यादातर किसी इवेंट वगैरह पे ऐसे आ जाता है। ठीक है। जैसे अ बर्थडे पार्टी। अब अगर किसी बच्चे ने बर्थडे पार्टी का याद कर लिया लेकिन उसे बर्थडे पार्टी नहीं आया, वेडिंग पार्टी आ गया। वेडिंग पार्टी मतलब मैरिज पार्टी। ठीक है। तो फिर भी वो बर्थडे पार्टी वाले ऐसे में से बहुत से जुमले वेडिंग पार्टी में फिट आ जाएंगे, क्योंकि लाजमी बात है आप लोगों ने बर्थडे पार्टी में भी किसी न किसी जगह गए होंगे, लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, कोई मेन्यू होगा। ठीक है। आप डिनर करेंगे या लंच करेंगे, वहां आइसक्रीम सर्व होगा, खाना वाना होगा, तो वो सारी चीजें दोनों में कॉमन होती है। ठीक है। तो वो उस पर आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, पैराग्राफ कंप्रहेंशन। ये तकरीबन बहुत सी चीजें सेम आएगी जो कि आप लोगों ने वहां भी पढ़ ली। ठीक है। पैराग्राफ कंप्रहेंशन के बारे में, पैराग्राफ कंप्रहेंशन के आखिर में ना समराइज भी होता है कि यार इस पैसेज को समराइज कर लें। तो आप लोगों ने उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसको अपने अल्फाज में बयान करना है, इसको समरी कहते हैं। या आप लोगों ने जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए होंगे उन क्वेश्चन आंसर्स को भी आप लोग जो है वो समराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ज्यादातर आता है पेयर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स। पेयर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स को आप लोगों ने या पेयर ऑफ वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना है। ठीक है। जैसे गेट इनटू, ब्रिंग अपॉन, ब्रिंग इट, फ्रेजल वर्ब। ये पेयर ऑफ वर्ड्स आप लोगों को मैंने बताए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके पेपर के लिए। जैसे उर्दू में होता है मुहावरात, तो इंग्लिश में होता है पेयर ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, डायलॉग राइटिंग। अच्छा, डायलॉग राइटिंग या लेटर राइटिंग, इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है। ऑप्शन वहां नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई एक आ जाता है। कभी लेटर राइटिंग आ जाता है, कभी डायलॉग राइटिंग आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने 2 से 3 डायलॉग रिवाइज कर लिए, जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ जवाब भी चुका हूं, बल्कि दोबारा भी शेयर कर लूंगा ग्रुप में। तो अगर आप लोगों ने कुछ भी डायलॉग राइटिंग 2 से 3 रिवाइज कर लिए, तो वहां कोई भी डायलॉग आएगा तो उस पर आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रात को बेटा मैंने बड़े डिटेल के साथ मैथमेटिक्स एंड साइंस का बता दिया था, बल्कि पढ़ा भी लिया था। तो इसलिए मैं आज उर्दू और इंग्लिश का आप लोगों को चूंकि होमवर्क दे रहा हूं, तो इसलिए ये चीजें बता रहा हूं। ठीक है। जैसे मैंने एक पेपर शेयर किया आप लोगों को वेबसाइट बेस्ड का, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड टू पोलाइटली स्टॉप हिम फ्रॉम वेस्टिंग टाइम ऑन प्लेइंग वीडियो गेम्स। आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, वो हर टाइम वीडियो गेम खेलता रहता है, तो आप उसको एक लेटर लिख लें और पोलाइटली तरीके से, यानी जेंटली, एक जेंटल मेथड से आपने उसको समझाना है कि भाई वीडियो गेम्स जो है वो आपके लिए, आपकी स्टडी को भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेगा, आपका टाइम भी जाया होगा और इससे कोई फायदा भी नहीं है। तो ये अच्छा है कि आप ये गंदी आदत है इसको आप छोड़ दो। ठीक है। पोलाइट मेथड से आपने उसको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये मैं चीजें बता रहा हूं कि यानी ये चीजें करनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी चीजें हैं उसके फिर आगे आप लोगों ने टाइप्स भी करने हैं। जैसे टाइप्स ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोलेक्टिव नाउन, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है। अच्छा,
फिर एक और क्वेश्चन आता है जनाब, क्वेश्चन नहीं मतलब मैंने कहा ना ये टारगेट से आप लोगों के वॉइसेस, यानी एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव पैसिव, और साथ में एक और इधर ही लिख देता हूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। क्वेश्चन नंबर 7, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब मैं आप लोगों को एक पेपर भी दिखाऊंगा और उसमें भी चीजें बताऊंगा, लेकिन वो बाद में, पहले मैं सिर्फ टाइटल्स लिख दूं, ठीक है। मुझे 1 मिनट दे दे। तो अच्छा, ये सिलेबस उस पे भी लिखा हुआ है, वेबसाइट पे भी है, वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। पैराग्राफ कंप्रेhension का मैंने बता दिया, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग भी आ सकता है, लेकिन मैंने कहा मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, कुछ चीजें काफी ज्यादा इजी है, वो आप लोग ऐसी भी कर सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आ गए, ठीक है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आ गए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आ गए, और प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ठीक है। हाँ, फिर अब अप्लाइड ग्रामर। अब जब मैं पेपर दिखाऊंगा तो 40 मार्क्स का अप्लाइड ग्रामर का क्वेश्चन भी उसमें आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अप्लाइड ग्रामर, अप्लाइड ग्रामर में आपके पास आ जाता है सिंगुलर, फ्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ठीक है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स वो आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कर लिए, ठीक है, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, एक्सेट्रा। स्पेलिंग की करेक्शन भी आ सकती है, ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन। अब ये कंप्लीटली आपके कॉमन सेंस से ही होगा, इसकी तैयारी करने की कोई खास जरूरत नहीं है। एक स्पेलिंग याद रख ले वैसे, साइकोलॉजी, ये स्पेलिंग है साइकोलॉजी का, ठीक है। अगर उन्हें गलत दिया हो तो ये स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसी इसी क्वेश्चन को ना मैं बल्कि क्वेश्चन 9 में लिख देता हूँ, डू एज डायरेक्टेड के नाम से। डू एज डायरेक्टेड में वो आपसे पूछेंगे कि कौन सी टेंस है, या इस टेंस को कोई और टेंस बोला होगा उसमें कन्वर्ट कर दे। अच्छा, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन बच्चों का मैसेज आ रहा है चैट पे, लेकिन वो बहुत कम ही आता है, यानी मैंने अपने इसमें ना सरगोदा में नहीं देखा, बाकी कैडेट कॉलेजेस में आ जाता है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है। मरवा ये पंखा चला दो बेटा। एक पेपर भी आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ क्या भला, एक और पेपर था, एक मिनट वेट कर ले जरा। आई थिंक मेरे पास इंग्लिश के ना 2 पेपर्स थे, ये वाला तो मैंने शेयर कर लिया, ये वाला था, दोनों में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी को आगे डिस्कस भी कर लेते हैं। मैंने अगर इसमें कोई चीज छोड़ दी हो तो मैं पेपर्स में बता दूंगा भी, ठीक है। जी साइम आसिफ। सर मैंने ये पूछा था कि नरेशंस का क्या मतलब है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सर ओके, थैंक यू। अच्छा, इस वक्त ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एग्जैक्ट पैटर्न है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न है, ये मैंने खुद बनाया है, और इसी पैटर्न के ऊपर आपका पेपर होगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों से ग्रुप में शेयर भी कर लिया। पहला क्वेश्चन है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 2,
पैराग्राफ कंप्रहेंशन। अच्छा, अगर कोई कहता है कि हम खुद से पेपर लेना चाहते हैं कि हम कितने पानी में हैं, तो वो ये पेपर सॉल्व कर ले। मतलब इसमें मैंने क्वेश्चन का पैटर्न वही दिया है, क्वेश्चन मैंने खुद से डाल लिए, ठीक है। व्हाई आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। फिर पैराग्राफ कंप्रहेंशन। अब पैराग्राफ कंप्रहेंशन कैसे करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। मतलब ये पैराग्राफ है ना, तो इसको हमने पहले पढ़ना है और पढ़कर फिर हमने नीचे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, ठीक है। ये चूंकि मैंने पिछले 2 से 3 महीने पहले मैंने ये साल भी करवाया था क्लास में, तो इसलिए आंसर्स आपको सामने नजर आ रहे हैं, ओके। About 60 years ago, the question of choosing a profession was not taken up seriously. A son generally followed the trade of his father. But nowadays, one can take up any trade one likes. The students who make the right choice of a profession are always successful. For the right choice of a profession, there should be some definite aim. The students who do not have some definite aim suffer a lot in the end. They also have a difficulty in finding an employment. In choosing a profession, the teacher and the parents play a very important part. The teacher keeps an eye on his pupil. Pupil मतलब अपने students पे. He studies their habits so he can put his pupil on the right path of life. अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं ट्रांसलेट करा रहा हूँ, ठीक है। About 60 years ago, the question of choosing a profession was not taken up seriously. 60 years पहले प्रोफेशन को चूज करना लोग इतने सीरियस नहीं लेते थे। यानी एक बच्चा है तो उसने क्या बनना है ये लोग सीरियस ही नहीं लेते थे, बल्कि उनके जहन में ही नहीं होता था कि इस बच्चे ने फ्यूचर में क्या बनना है, कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना है। प्रोफेशन का मतलब है किस पेशे में जाना है, जैसे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, आर्मी ज्वाइन करना है, ठीक है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये प्रोफेशन है, ठीक है। ज्यादातर क्या होता था, a son generally followed the trade of his father. अगर उसके अब्बू इंजीनियर थे तो बेटा भी इंजीनियर बन जाता था। अब्बू जो है वो कपड़े की सिलाई का काम करते हैं, बेटा भी वही सीख जाता था। अब्बू जमींदार थे, किसान थे, तो बेटा भी किसान बन जाता था। A son generally followed the trade of his father. ज्यादातर बेटा अपने फादर का ट्रेड ही अडॉप्ट कर लेता था। But nowadays one can take up any trade one likes. अब आपको क्या पसंद है, क्या बनना है, पायलट बनना है, तो आप वही फील्ड चूज करेंगे ना जो आप पसंद करते हैं। वन कैन टेक अप एनी ट्रेड वन लाइक्स। जिसको जो ट्रेड पसंद हो, जो काम पसंद हो, वही वो टेक कर लेता है, यानी उठा लेता है कि मैंने ये बनना है, और उसके लिए अपनी स्ट्रगल, इसको कहते हैं एम ऑफ लाइफ। यानी आपकी लाइफ में कोई ना कोई एम होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि मैंने बड़े होके क्या बनना है, ठीक है, टारगेट होना चाहिए, ठीक है। The students who make the right choice of a profession are always successful. जो अपनी प्रोफेशन का राइट चॉइस करते हैं उनको कामयाबी मिलती है। सक्सेसफुल मतलब कामयाबी। For the right choice of a profession, there should be some definite aim. प्रोफेशन को कैसे चूज करना है, आपके जहन में कोई ना कोई एम होना चाहिए, जिंदगी का कोई ना कोई मकसद आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई मैंने ये बनना है। The students who do not have some definite aim suffer a lot in the end. हाँ, जो स्टूडेंट्स के पास कोई प्रॉपर एम नहीं होता तो वो लोग एंड पे बहुत सफर करते हैं, यानी एंड पे उनको बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। दे हैव अ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एन एम्प्लॉयमेंट। उनको तो जॉब ही नहीं मिलती। अगर आपने शुरू से ही जहन बना लिया कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आप फिर उसी तरह मैट्रिक में, एफएससी में, सीए की डिग्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट के सब्जेक्ट्स बड़े शौक से पढ़ते हैं। तो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे वो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने 7-8 साल यही तलाश किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है और उनमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो फिर आपको आसानी से एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार मिलना, यानी जॉब मिल जाना, ठीक है। इन चूजिंग अ प्रोफेशन द टीचर एंड पेरेंट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पेरेंट्स और टीचर्स का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि मेरा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ज्यादा तेज है और वो क्या बनना चाहता है, ठीक है, उसके हैबिट्स को स्टडी करता है। तो टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक सही रास्ता दिखा सकते हैं। ओके, अभी पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं।
मैंने तो बाय चांस आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन चलो कौन सा मुश्किल काम है। आंसर को तो ओ शिट यार, इसमें तो हाइड नहीं किया जा सकता, मैं समझा वर्ड है। अच्छा चलो खैर है यार, ये मैंने बैक स्पेस कर लिया। ओके, बैक स्पेस भी नहीं हो सकता, चल ठीक है। व्हाट वर द कंडीशंस अबाउट द चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन 60 इयर्स अगो? 60 इयर्स अगो क्या होता था, बताइए जरा। 60 इयर्स अगो लोग प्रोफेशन को किस तरह चूज करते थे? मतलब वो सीरियसली नहीं लेते थे। तो आंसर क्या हुआ कि अबाउट 60 इयर्स अगो पीपल वर नॉट सीरियस अबाउट द चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन। तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया, नहीं आया? अब देखे ना बेटा, मैंने वहां से ही जुमला उठाया लेकिन अपने अल्फाज में लिख दिया, ये मेरे अपने अल्फाज है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, चूजिंग अ प्रोफेशन वाज नॉट टेकन अप सीरियसली। तो मैंने क्या लिखा, पीपल वर नॉट सीरियस अबाउट द चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन। इसको कहते हैं अपने अल्फाज में लिखना। Why did not the people choose the profession seriously? The people did not choose the profession because usually a son follows the trade of his Father, क्योंकि ज्यादातर एक बच्चा अपने बाप के प्रोफेशन को ही अडॉप्ट कर लेता था, तो उस वजह से लोग सीरियस ही नहीं लेते थे। के बाबा जो काम करते थे वो उसको देख सीख लेते थे। अच्छा जी, कैन अ स्टूडेंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स चूज हिज प्रोफेशन फ्रीली? Okay. And what is the advantage of a right choice of a profession? The advantage of a right choice of a profession is success in practical life. हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कामयाबी मिल जाती है जब आप राइट प्रोफेशन चूज करते हैं। How can a student choose his profession rightly? A student can choose his profession rightly if he has some definite aim before him. हाँ, definite aim before him. Okay. What will be the difficulty of a student who is reading without a definite aim? अगर वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसके सामने कोई एम ही नहीं है, तो उसको फिर फ्यूचर में क्या क्या मुश्किलात आ सकते हैं? A student who is reading without a definite aim will suffer a lot in the end in finding a suitable employment. एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? Job. जॉब, यानी उसको जॉब मिलने में मसला होगा, ठीक है। हाउ कैन ए टीचर हेल्प हिज स्टूडेंट इन मेकिंग ए चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन? A teacher can help pupils in making a choice of profession by keeping an eye on him and studying his habits and can give him a good piece of advice. हाँ, अब देखो ना, आप लोगों ने अपने अल्फाज में भी लिख दिया, कैन गिव हिम अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, यानी वो उनको कम से कम नसीहत तो कर सकते हैं ना, उनके हैबिट्स को स्टडी करते हुए, ठीक है। अब समराइज मैंने क्या किया, 6 मार्क्स का है समरी। ये जो ऊपर आंसर मैंने लिखे हैं ना, ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर है ना, ये जो ब्लू कलर में तमाम आंसर्स है, इनको मैंने कंबाइन कर दिया तो मेरे पास समरी बन गई। समरी का ये सबसे बेस्ट तरीका है, अपने ही अल्फाज को मैंने सारा कंबाइन कर दिया कॉपी पेस्ट करके, और मैंने समरी बना दी। समझ आ गई ना? नहीं, जरूरत नहीं, आपने सारा पढ़ तो लिया, बच्चे नाराज हो जाएंगे कि सारा आधा नहीं पढ़ रहे। अच्छा, डू एज डायरेक्टेड। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, वी हैड टू फिनिश इट बाय टुडे, इसका नेगेटिव बनाना है। We had to not finish it by today. We had not to finish it by today. They arrived last night. अब ये अराइव से मैंने ईडी खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? क्योंकि मैंने डिड यूज किया। डिड खुद से कंफर्म ऑफ वर्ब है, तो फिर अराइव नहीं होगा, अराइव होगा, ठीक है। शाहान मैंने लिखा है, शाहान हैज प्लांटेड अ ट्री, तो इसको पास्ट में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। हैज खत्म क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट था और मैंने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, ठीक है। अब इसमें प्रीपोजिशन लगा। अच्छा, ये वाला जो प्रीपोजिशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में आ जाता है। शी वॉज एंगेज टू अ रिच मैन, इसमें टू प्रीपोजिशन है, ठीक है। एक लड़की की शादी हुई किसी अमीर बंदे से, अबे जिससे भी हुई, हाँ गरीब से हो गई, लेकिन फिर भी टू ही आएगा। शी वॉज एंगेज्ड यानी मंगनी हो गई, अभी शादी नहीं हुई, ठीक है। शी वॉज एंगेज्ड टू अ रिच मैन, ओके। अच्छा, he has been ill for 2 days, since और far लगाना है, तो अगर इधर 2 days है तो फिर तो far लगाना है, लेकिन अगर मैं लिख दूं he has been ill dash Monday, मंडे से बीमार है, तो फिर क्या आएगा? since आएगा फिर, ठीक है। since Monday, मतलब देर, फिक्स टाइम हो तो फिर since आएगा।
ही रन्स वेरी फास्ट, इसमें वेरी क्या चीज है? वेरी है वो एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब है बेटा। एडवर्ब ही रन्स वेरी फास्ट, वेरी जो है ना ये एडवर्ब है। क्या चीज है? एडवर्ब। ईटिंग बिजी शेयर ऑफ इज हिज आइसक्रीम ही, इसको रीअरेंज करना है ताकि ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आ जाए। He is busy eating his share of ice cream. He is busy eating his share of ice cream. यानी वो उसको जो आइसक्रीम का शेयर मिला है ना, आइसक्रीम वो बड़े वाला आइसक्रीम हम नहीं लाते, उसमें आपको अपना शेयर मिलता है ना, तो वो बिजी है उसको खाने में, अपने शेयर ऑफ आइसक्रीम को खाने में बिजी है। ठीक है। Has he not gone to the railway station? इसको पॉजिटिव बनाओ ताकि इसमें ये नेगेटिविटी भी खत्म हो जाए और ये इंट्रागेटिव भी खत्म हो जाए। So he has gone to the railway station. Our team won the gold medal. तो ये टीम कौन सा टाइप ऑफ नाउन है? It is called a collective noun. ठीक है। It was he whom all the students loved. Whom is a relative pronoun. Whom is a, ठीक है। Add a suitable collective pronoun. A shoal of fish, a herd of cattle. Entertain से बनता है entertainment. Obey से बनता है obedience. Synonym मैंने लफ्ज नहीं लिखा, मतलब कोई भी लफ्ज वो दे सकते हैं। Synonym means same meaning लिखनी है उसकी। ठीक है। A shoal of fish, shoal collective noun है। ठीक है। जिस तरह क्लास कोलेक्टिव नाउन है, टीम कोलेक्टिव नाउन है, यानी फिश का एक मजमुआ। जिस तरह हम कहते हैं ना 3T क्लास है, आपकी क्लास 3T है ना, तो 3T क्लास ये कोलेक्टिव नाउन है। तो फिश के लिए हम कहेंगे अ शोल ऑफ फिश। अच्छा, सिर्फ शोल का लफ्ज नहीं है, स्कूल का लफ्ज भी है, अ स्कूल ऑफ फिश। ठीक है। हाँ ना। द मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी पर्सन्स। अब जब दो से ज्यादा लोग हो तो अमंग का लफ्ज लगता है, जब दो बंदे हो ना तो फिर बिटवीन लगता है। जैसे द मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू ब्रदर्स, आप लोग दो भाई हो ना माशाल्लाह, तो अगर मैं कहूं कि द मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश अजहान एंड शाहान, तो बिटवीन आएगा उसमें। ठीक है। क्या आएगा? बिटवीन। जब दो बंदे हो तो बिटवीन आएगा, दो से ज्यादा हो तो अमंग आएगा। एक नहीं होता, एक नहीं होता। वी विल बी ज्वाइनिंग पीएफ कॉलेज सरगोदा इंशाल्लाह। तो ये कौन सा टेंस है? ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो मैंने आप लोगों को हर वो क्वेश्चन बना के दे दिया इसमें जिसका आने का चांस भी होगा और आप लोगों को पैटर्न भी समझ आ गया। ठीक है। चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस का मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड किया। अच्छा, फिर आखिर में मैंने लिखा डिफाइन प्रीपोजिशन, डिफाइन कंजंक्शन, डिफाइन एडवर्ब एंड डिफाइन आर्टिकल विद एग्जांपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बनाया है, यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब देखो ना, एक ये होता है प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल। स्कूल का प्रिंसिपल ये पहले वाला है जिसमें AL हो। ठीक है। ये स्कूल का प्रिंसिपल होगा। ठीक है। और स्कूल ओ यार, मैंने यहाँ स्पेलिंग ही गलत लिखा है यार, सॉरी, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, PAL मुझे लिखना चाहिए था ना। और स्कूल प्रिंसिपल हैज अनाउंस्ड द पिकनिक, दूसरा तो ठीक है ना, ये वाला तो यही है ना। ही इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज द मैन ऑफ, यानी वो उसूल पसंद बंदा है। दूसरे प्रिंसिपल का मतलब उसूल। तो ये बेटा नहीं, इसमें अमेंडमेंट नहीं होती ना, वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Write a letter to district health officer reporting him to the end sanitary condition of your town. And question number 7, translate into English. बस ये मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी लिखी है। ठीक है। और ये पेपर आप लोगों का फिनिश हो गया। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पीएफ कॉलेज सरगोदा का सिलेबस भी बता दिया, साथ में आप लोगों को एक पास पेपर भी दिखाया, और मैंने जो पेपर बनवाया है एंट्री टेस्ट 2022 के लिए वो भी मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। अब अगर आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं संडे को। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अब इसमें ना आप लोगों को मैंने जो चीजें लिखवाई है ये आप लोग अच्छी तरह से कवर कर ले। ठीक है। सलमान, जाहिद, सलाबत, तारड़, पोले बेटा। सर मैंने ये पूछना था कि आप मुझे डिटर्मिनेशन का मतलब बता देंगे? किस चीज का मतलब है? सर डिटर्मिनेशन। डिटरमिन होना, यानी एक काम पे डटे रहना, ट्राई अगेन करना। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। हार ना मानना। हार न मानना, माशाल्लाह। सर अजहान तुम्हारे जहन में चीजें कहाँ से आ जाती है?
शुक्र इस वक्त जी। सलाबत बोले बेटा, आवाज आ रही है मामू। सर मैंने कहना था सर, ये जैसे आपने लोटोपा के बारे में ग्रुपिंग की थी, तो सर लोटोपा का जिन्होंने पेपर नहीं दिया सर, उनके लिए दोबारा होगी या वो दोबारा वही ग्रुप ज्वाइन कर लें जिनका उन्होंने ग्रुप पेपर देना? आप जिस शहर से हो उस शहर का ग्रुप आप ज्वाइन कर ले, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। रेयान साकिब। साइकोलॉजी क्या लिखा हुआ है? स्पेलिंग करेक्शन साइकोलॉजी। PSYCHOLOGY, यानी ये साइकोलॉजी का करेक्ट स्पेलिंग है। तो आप उन्होंने गलत दिया होगा तो आपने ये स्पेलिंग आंसर में लिखना है, ठीक है। तो क्या करें? अच्छा यार, मैं खुद आज साइंस और मैथ का काम नहीं देना चाहता ताकि आप लोग उर्दू इंग्लिश कर लो। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं काम दे दूं या ये इंग्लिश और उर्दू ही करना चाहते हो? सर इंग्लिश उर्दू सर सर इंग्लिश और उर्दू बहुत है सर, ज्यादा तो कल इम्पोर्टेंट है मिलता सर अच्छा है। बेटा, ये 24 आवर्स आप इंग्लिश और उर्दू को ही दे दें, लेकिन अगर आप लोग एक एक घंटा मैथ और साइंस को देना चाहते हैं तो मैथ और साइंस का बुक वर्क कर ले। ओनली बुक वर्क, यानी क्लास 7 की बुक में कोई भी चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, मैथ और साइंस में। लेकिन मेरी सजेशन है कि आप ये पूरे 24 आवर्स उर्दू और इंग्लिश को दे दें, और फिर अगले दिन अगर कोई काम रहता है मैथ साइंस में तो वो आप लोग सैटरडे को कर लेना, या कल 2 बजे तक का टाइम इसको दे दे और 2 बजे के बाद आप लोग मैथमेटिक्स और साइंस भी कर लेना, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। क्या आप लोग मुझसे एग्री करते हैं कि इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे इसी तरह? सर कर लेंगे। कितने बजे करें स्टडी? कब शुरू करें? क्या समझ नहीं आई, ऊंचा बोले, हैंड रेस करके बोला करे ना। मुझे तो फिर आपकी बात समझ ही नहीं आती जब आप लोग हैंड रेस नहीं करते। ये मेरे ख्याल में मैंने ये वाला पेपर आप लोगों को नहीं दिखाया, बल्कि दिखा दिया ना, यही वाला तो दिखाया है मैंने। क्वेश्चन 1 ऐसे, क्वेश्चन 2 पैराग्राफ कंप्रहेंशन, क्वेश्चन नंबर 3 समराइज करना उसी पैसेज को, क्वेश्चन 4 use the given words and phrasal verbs in meaningful sentences, क्वेश्चन 5 लेटर राइटिंग, क्वेश्चन 6 डू एज डायरेक्टेड। अच्छा, डू एज डायरेक्टेड जब भी होंगे ना तो उसमें आपको कोलेक्टिव नाउन जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोग कोलेक्टिव नाउन लाजमी याद कर लें। जैसे उसमें था ना अ shoal of fish, इसमें है अ डैश ऑफ ट्रीज। ट्रीज का एक जुर्मट उसको क्या कहते हैं, मैं तो खुद भूल गया। बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, मैं भूल गया यार। अच्छा जी, अच्छा ये लिखा है ना द हॉर्स रन्स फास्ट, इसको प्लूरल बनाए। तो अगर आपने हॉर्सेस लिख लिया ना हॉर्सेस, तो फिर रन्स नहीं लिखेंगे, फिर रन लिखना। यानी सिंगल हॉर्स हो ना तो फिर एस का इजाफा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, रन्स होता है ना। अगर इधर हॉर्सेस आ गया ना SES हॉर्सेस, तो फिर रन्स नहीं होगा, फिर रन होगा। तो क्या होगा? रन। द हॉर्सेस रन फास्ट। देखे ना बेटा, इंट्रागेटिव बनाना, पैसिव बनाना, प्रीपोजिशन पुट करना, और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक हो गया। अब आप लोग के ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, बच्चे का मैसेज आ गया, अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज, बिल्कुल क्लस्टर का लफ्ज है, सही कह रहे हो, अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज। जी अरहम उजैर। सर ग्रूव भी आ सकता है, ग्रूव ऑफ ट्रीज। ग्रुप ऑफ ट्रीज भी आ सकते हैं। अच्छा, कलेक्टिव नाउन 4-5 हो सकते हैं एक एक ग्रुप के लिए, ठीक है। सर ये डुअल डायरेक्टेड का 5 वाला करवा दे। डू इज डायरेक्टेड का 5 वाला करवा दो। अरसलान इज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा, अरसलान इज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा, बट हिज कजन इज इल विद फीवर। पहले में आएगा फ्रॉम कॉलेरा क्योंकि सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है, ये प्रेजेंट वर्ब है, और एल के साथ विद आता है, ठीक है। बट हिज कजन इज इल विद फीवर, और साथ में अगर आ गया ना कि पड़ोसी जो है ना वो किसी बीमारी की वजह से मर गया, तो उसके लिए फिर ऑफ आएगा। बट हिज नेबर डाइड ऑफ कैंसर, फिर क्या आएगा? ऑफ। डाइट के साथ ऑफ आता है, सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है, और एल के साथ विद आता है। ओके, कैंसर एक बीमारी है, अल्लाह हम सब मुसलमानों को कैंसर जैसी बीमारी से बचाए। यासर, वेल डन, एक्सेलेंट। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अहमद फराज, यू कैन आस्क।
अच्छा, अभी समराइज कर दो अपनी बात को, समराइज कर दूं। फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज जा सकते हैं। अच्छा बेटा, अभी कोई बंदा हैंड रेज ना करे। मैंने चूंकि आप लोगों को बता दिया कि उर्दू इंग्लिश में क्या करना है, लेकिन इन दोनों के अलावा आप लोग पंजाब का जो बुक है उर्दू और इंग्लिश का, उसको भी आप एक नजर कर लीजिएगा, स्पेशली एक्सरसाइज को, क्योंकि कभी कभी पूरे का पूरे एक्सरसाइज से एक पेज आ जाता है। जैसे आप लोगों ने लोअर टॉपर के पेपर में देखा कि उर्दू के सब्जेक्ट से एक पेज उन्होंने वो उठा के दे दिया था, जिसमें वो अल्फाज मुतजाद या इस तरह कोई अल्फाज लिखने थे ना, मेहमान ने मेजबान का शुक्रिया अदा किया, तो पूरा पेज आ गया था। तो इस तरह सरगोदा के पेपर में इंग्लिश में अगर आप देख ले आखिरी 3-4 सबक में पेयर ऑफ वर्ड्स है, तो पेयर ऑफ वर्ड्स पूरे के पूरे वहां से आ गए थे एक दफा। तो आप लोग पहले बुक कर लेना, उसके बाद ये चीजें कर लेना। तो मैथ और साइंस बिल्कुल नहीं करना, कोशिश कर ले इंग्लिश उर्दू कंप्लीट करें, ठीक है बेटा। तो मैं नहीं कह रहा, तुम एंजॉय करो। लाइट आ जाए तो मेरे पास किधर आता है, लाइट नहीं इसलिए आ गया। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज।